Okay, now today is your last class here in the urinary system, and from Monday you will start with another system that is called the nervous system, and after that will be the special senses, and probably before this semester finishes we will have the endocrine system also. And in the urinary system, today we will be discussing actually the clinical correlations, or you can say the diseases which you might face here in your future classes in pathology and medicine. What diseases in fact you expect from the organs of the urinary system. The disease is related to the kidney, with the ureter, with the urinary bladder and with the urethra. कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, ये डिजीज़ हैं जो उमूमन आप सुनते रहते हैं और इन पे यूजुअली क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक ब्रीफ एक व्यू आपको होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बेसिक सीख लिया, समझ लिया, उनकी एनाटॉमी देख ली, आपने देखा किडनी की एनाटॉमी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसकी फिजियोलॉजी देखी, आपने देखा, आपने वहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर, फिर बोमेंस कैप्सूल, फिर ट्यूब्यूल्स, फिर उधर देखा आपने ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, और ऐसा ही फिर आपने देखा ट्यूबुलर सीक्रेशन एंड देन स्टोरेज विद इन द यूरिनरी ब्लैडर, द यूरिन, एंड देन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर हैज़ टू बी डिस्चार्ज आउटसाइड एयर थ्रू द यूरेथ्रा. अब ये पूरा जो आपने ट्रैक देखा है, उसकी आपने फंक्शंस देखे. अब इसको लेके क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें से एक जो टॉपिक है ना, वो एक कंडीशन है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ये आपने सुना भी होगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. क्या नाम से क्या जाहिर है? ITIS किसी भी आर्गन के पीछे, किसी भी स्ट्रक्चर के पीछे ITIS लगे तो ये इन्फ्लेमेशन, तो दैट इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन. और यहाँ लगी है किसके पीछे? नेफ्रो के पीछे, तो ये है किडनी, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी. लेकिन फिर दिखाया गया कि किडनी तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इधर प्रॉब्लम है कहाँ पर? उसके ग्लोमेरुलस पर. दैट्स व्हाई वी कॉल देम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं. एंड दैट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये एक इन्फ्लेमेशन है ऑफ द ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ द किडनी. अगर वो ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ द किडनी में अगर वो इन्फ्लेमेशन है, तो अगर आप यहाँ पर देखते हो कि अगर ग्लोमेरुलस, आपको पता है कि वो कार्टेक्स में होते हैं, डिपेंड करता है कि ये कितना एक्सटेंसिव है, कितने ग्लोमेरुला इन्वॉल्व हैं. अगर ये लोकलाइज्ड कुछ ग्लोमेरुला इन्वॉल्व हो जाए ना, तो फिर ऐसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम कहते हैं फोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. फोकल, कुछ खास ग्लोमेरुला इन्वॉल्व हो गए. लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही इन्वॉल्व हो गए, तो फिर हम इसको कहते हैं डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. फिर सारे इन्वॉल्व हो गए, चलो, तो ये डिफ्यूज है. कुछ हुए हैं, कुछ नहीं, तो ये फोकल है. लेकिन जब हम ग्लोमेरुलस पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ह्यूज में, यानी ग्लोमेरुला बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन एक एक इतना सिवियरली डैमेज्ड है, इसलिए सिवियर डैमेज है अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अंडरस्टैंड. तो सिवियरली उस डैमेज्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को फिर वहाँ पर हम नाम दे देते हैं, यानी वो एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व हो जाए कि ग्लोमेरुलस के सारे कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर इसका नाम पड़ जाता है प्रोलिफरेटिव. प्रोलिफरेशन फैलने को कहते हैं, इसका आदि प्रोलिफरेटिव. और ऐसा ही फिर यहाँ पर अगर जनरली आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि ये बोमेंस कैप्सूल है, ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस है, और ये ग्लोमेरुलस में ये कैपिलरीज हैं. तो कैपिलरी कैपिलरी इसकी मेम्ब्रेन होती है, यानी कैपिलरी का एपिथेलियम होता है, और यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल का भी एपिथेलियम है. ये दोनों आपस में टच करते हैं और एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन. यही तो वो चीज़ है जिससे थ्रू हो जाती है फिल्ट्रेशन, जिससे फिल्ट्रेशन होती है. अगर सिर्फ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम उसको कहते हैं मेम्ब्रेनस. मेम्ब्रेनस क्या? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस से क्या मतलब हुआ?
मेम्ब्रेनस का मकसद हुआ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। ये क्या चीज़ होती है? ये वो चीज़ है जहाँ से प्लाज्मा फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आती है और वहाँ से होती हुई कहाँ चली जाएगी? इनटू द ट्यूब्यूल्स। लेकिन ये नहीं है कि ट्यूब्यूल में आते ही कोई वो यूरिन बन जाएगी, अभी वो ट्यूबुलर फ्लूइड होगा। और आपको पता है कि ट्यूबुलर फ्लूइड जब ट्यूब्यूल से गुजरेगा वेरियस पार्ट से, कौन से? प्रॉक्सिमल कैनोडेट ट्यूब्यूल से, लूप से, डिस्टल कैनोडेट ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से जो गुजरेगा तो वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की रीएब्जॉर्प्शन होगी। और रीएब्जॉर्प्शन ही नहीं, उसमें कुछ सीक्रीशन भी हो जाएगी और फाइनली वो फिर माइनर कैलेक्स में आ जाएगा। तो हम अब कह सकते हैं कि ये हो गई हमारी यूरिन। और यहाँ आते आते आपको पता है कि दोनों किडनीज मिला के कोई 1 मिनट के अंदर 1 मिलीलीटर ही बना सकती हैं यूरिन, जो 1 घंटे में 60 ml बन सकता है। और 3 घंटे में यूरिन डेवलप होकर हमें डिज़ायर आ जाती है, हम यूरिन पास कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए और ये ग्लोमेरुलस में कोई प्रॉब्लम हो जाए अगर, तो इससे क्या होगा? इससे फिल्ट्रेशन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी मतलब क्या? यानी डिपेंड करता है कि किस किस्म की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि हम उसकी रीनल बायोप्सी ले लेंगे, यानी नीडल डाल के थोड़ा सा टिश्यू ले लेंगे और उसको लेबोरेटरी में भेज के वो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करके हमें बता देंगे एग्जैक्टली कि ये किस टाइप की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और किस टाइप की ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो किस किस्म के प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो रहे हैं, ये इस वजह से हो रहे हैं और इसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्रीटमेंट का एक मेन जो टूल हुआ वो हुआ रीनल बायोप्सी। पेशेंट कौन से सिम्टम्स लेके आएगा, कौन सी कंप्लेंट्स लेके आएगा, प्रॉब्लम किधर है? फिल्ट्रेशन पर प्रॉब्लम है। और फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है तो इससे क्या होगा? इससे ज़ाहिर है इस जगह से मेम्ब्रेन में अगर प्रॉब्लम है तो मेम्ब्रेन के होल्स बड़े हो गए हैं, तो होल्स अगर बड़े हो जाएंगे तो यूरिन कंसंट्रेटेड तो होगी ही, लेकिन एक ख़ास चीज़ यूरिन में आएगी जो नहीं आनी थी, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स यूरिन में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स यूरिन में आना शुरू हो गए तो देखो, है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज तो ये है, लेकिन पेशेंट तो नहीं ना आएगा आपको ये बोलने के लिए कि सर मुझे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गई। ये वैसे अगर इतना ही उसको पता है तो खुद ही इलाज कर ले, फिर वो आएगा कंप्लेन लेके। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको हो गई है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो मैंने बताया वेरियस टाइप्स की हो सकती है, लेकिन पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा क्योंकि हम समझते हैं कि इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है ये अपनी यूरिन में एल्ब्यूमिन पास कर रहा है, करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ये इसका फिल्टर क्या हो गया है, इसका फिल्टर में ज़्यादा बड़े सुराख हो गए, डैमेज जो हो गई उसकी मेम्ब्रेन। छलनी जो डैमेज हो जाए तो जब आप उसमें चाय को फिल्टर करेंगे तो सिर्फ चाय जाएगी कि पत्ती भी निकल जाएगी वहाँ से? तो इसका मकसद है कि छलनी को चेंज करो, रिपेयर। अब क्या करोगे? छलनी को चेंज करो, किडनी को चेंज करो, क्योंकि ये किडनी अब दोबारा सही नहीं होगी। तो इसका मकसद है कि इसका असल इलाज क्या होगा? इसका असल इलाज होगा रीनल किडनी ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं है, अभी ये शुरू हुआ है। पेशेंट आपके साथ आ रहा है, प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम लेके आ रहा है। चलो इसको पीछे करते हैं, गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पर? ग्लोमेरुलस के डैमेज की वजह से क्या हो रहा है? प्रोटीन लूज हो रही है यहाँ से। इसका मकसद ये है कि ये प्रोटीन जो इस वक्त ट्यूब्यूल में आई है, क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी ह्यूज प्रोटीन जो इस वक्त एल्ब्यूमिन यहाँ से पास हो रही है प्रोटीन, क्या ये रास्ते में रीअब्जॉर्ब होकर क्या वापस ब्लड में चली जाएगी? क्या ये नहीं जाएगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं। ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। वाटर वगैरह रीअब्जॉर्ब हो जाए तो समझ में आता है, ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, ये सीधी इधर ही से निकली है, ये यूरिन में जाएगी हर हाल में। तो आप क्या कहेंगे? आप अगर यूरिन डीआर कराओगे तो उधर जैसे यूरिन डीआर में आप देखते हैं ना, यूरिन डीआर जब हम कराते हैं ना, तो आपने देखा होगा ऊपर जब यूरिन डीआर आप जाके पढ़ के देखना, आप गूगल में सर्च करके यूरिन डीआर, नॉर्मल यूरिन डीआर के पैरामीटर्स देखना कि क्या क्या आपको बताते हैं। सबसे ऊपर आती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच नहीं, पीएच भी आएगी, पीएच भी बताएंगे आपको, क्योंकि एसिडिक पीएच होती है यूरिन की, एसिडिक से एल्कलाइन तक चले। एसिडिक पीएच होती है, एसिडिक पीएच का मकसद यह है कि न्यूट्रल होती है 7 से जब नीचे जाएंगे तो एसिडिक है, 7 से ऊपर आएंगे तो वो अल्कलाइन है। तो ये एसिडिक यूरिन का जो रिएक्शन है वो एसिडिक है, तो पीएच बताएंगे कि भाई 6 से 6.5 जो भी नॉर्मल है। फिर आपको दूसरी जो चीज़ बताएंगे वो होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ी एक्यूरेट होती है। ये यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी समझते हो ना, कि कितनी
कितनी थिक या गाढ़ी है यूरिन। आप सर यूरिन कितनी भी गाढ़ी हो वैसी पानी जैसी लगती है, ये पानी जैसी भली लगती होगी, लेकिन उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करेंगे ना तो वो आपको एक आम यूरिन, एक नॉर्मल यूरिन और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा सोल्यूट्स पड़े हुए हैं, लेकिन आप पानी है सिंपल है, उसमें से एक चीनी का आप चम्मच डाल दें, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन एक पानी है उसमें 2 चम्मच डाल दें, दोनों लगेंगे एक जैसे ही, एक जैसे लगेंगे ना, जाहिर है। लेकिन क्या दोनों का गाढ़ापन या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या सेम होगी क्या? नहीं, लगेंगे एक जैसे, लेकिन आप उसको जब मेजर करेंगे ना तो जिसमें 2 चम्मच चीनी के डले हुए हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी होगी। हाँ, 50 चम्मच डाल देंगे वो तो चाशनी जैसी हो जाएगी, वो तो सुई आंखों से नज़र आएगी कि वो गाढ़ी है, शहद जैसी है, वो पानी जैसी है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्जैक्टली मालूम करनी पड़ेगी। तो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको यूरिन डीआर में आपको बताएं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूजुअली उसकी होती है 1.010 से लेके 1.030 तक। ये पॉइंट के बाद 30 नहीं कहते, 30 कहते, तो ये 1.030 ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। लेकिन अगर आपको यहाँ बताया गया बाबा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, इसका मकसद है थोड़ा सा गाढ़ा है, ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसका मकसद है कि इसमें पानी कम, सोल्यूट्स ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे नज़र ज़रूर रखना। ये ऐसे होती है, आदमी ऐसे इग्नोर कर देता है इसको, ज़रूर उस पर नज़र रखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी का आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर। और उसके बाद आगे से आपको बताएंगे कि प्रोटीन नील, क्योंकि प्रोटीन नॉर्मली नहीं होते, लेकिन अगर आपको प्रोटीन बताएं कि वहाँ प्रोटीन है 2+ तो ये तो खासा बड़ा है, खासा ज़्यादा है। बताएं आपको कि ये 4+ है इसके अंदर, तो इसका मकसद है कि बहुत प्रोटीन है यूरिन के अंदर। ये एक रफ एस्टीमेट है, हमें नहीं पता कि 24 घंटे में, एक दिन में ये कितना पास करता है यूरिन, ये हमें रफ एस्टीमेट हो गया 4+। चुप करके बैठ जाएंगे या आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे कि कितना है, क्योंकि ये 4+ तो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली कितना होता है? नील, नॉर्मली नेग्लिजिबल नील होता है वहाँ पर। तो नॉर्मली लिखा होगा वहाँ पर क्या, एल्ब्यूमिन या प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन लिखा होगा सामने नील। अब की बार लिखा है पेशेंट के अंदर 4+, इसका मकसद है कि बहुत ज़्यादा है। अब मुझे पता लगाना होगा कि ये बहुत ज़्यादा कितना ज़्यादा मैं कैसे पता लगाऊंगा? मैं 24 घंटे की यूरिन कलेक्ट करवाऊंगा, उसको हम कहेंगे 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन, ये लिख के देंगे आप उसको। कैसे कलेक्ट करेगा? वो लेबॉरेटरी में जाएगा, उसको रुकेस दिखाएगा, वो उसको एक बर्तन जैसी चीज़ देंगे और बोलेंगे कि अब आप जाएं, ये आपसे अब से लेके अगले दिन इसी टाइम तक के जो यूरिन आप पास करेंगे वो इसमें पास करें। तो टोटल क्वांटिटी जितनी यूरिन की होगी वो एक दिन के अंदर वो तकरीबन कोई 1500 ml के करीब पास करता होगा। 6 दफ़ा गया होगा, चलो 5 दफ़ा गया होगा एक दिन में, 6 दफ़ा गया होगा, हर दफ़े 200 ml किया होगा उसने, 1200-1300 ml यूरिन कलेक्ट हो जाएगी उस जग के अंदर। वो सुबह को बंद करके आप उसे लेबॉरेटरी में दे आएंगे, लेबॉरेटरी वाला शाम तक आपको रिपोर्ट भेज देगा। इसमें प्रोटीन कम होगी कि बहुत ज़्यादा होगी? बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 4+ में ही अंदाज़ा हो गया था कि एक सैंपल में इतनी है, तो इसका मतलब 24 घंटे वाली में बहुत ज़्यादा होगी। अगर वो 3.5 ग्राम्स पर 24 आवर माना पर डे, इससे ज़्यादा हुई अगर, तो रिपोर्ट आई तुम्हें ये, तो हम क्या कहेंगे कि यूरिन, एक तो यूरिन में क्या था? प्रोटीन, तो हम कहेंगे क्या हुई उसमें? प्रोटीन यूरिया। क्या बोलेंगे? प्रोटीन यूरिया। कौन सी प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सी? एल्ब्यूमिन। सबसे पहला क्या आएगा? तो एल्ब्यूमिन यूरिया, चलो प्रोटीन यूरिया। अब प्रोटीन यूरिया इतनी है, तो प्रोटीन यूरिया, इसका असर जो यूरिन में लॉस कर रहे हैं आप, इसका असर पीछे प्लाज्मा पे पड़ेगा। ये आई किधर से है? प्लाज्मा से। तो पीछे प्लाज्मा पे क्या असर पड़ने वाला है? उसकी प्रोटीन कम हो जाएगा, तो उसकी प्रोटीन कम हो जाएगी। और कौन सी प्रोटीन कम हो जाएगी? तो एल्ब्यूमिन। तो हम कहेंगे कि वहाँ हो गया है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कम हो गई है। तो एल्ब्यूमिन के जो भी फंक्शंस होते हैं वो कम हो जाएंगे। और एल्ब्यूमिन का एक फंक्शन जो आपको याद करें, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम
कि जब वो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन वर्क कर रही होती है, घूम रही होती है, तो प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन का एक काम ये होता है कि वो जो वाटर है, प्लाज्मा का वाटर, वो प्रेशर डालता है किस पे? वेसल्स पर, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन एल्ब्यूमिन क्या करता है? उल्टा करता है। क्या करता है? उस जाते हुए पानी को खींच लेता है अपनी तरफ, जाने नहीं देता। इस प्रेशर को कहते हैं अनकोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये एल्ब्यूमिन है कम, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ज्यादा कि कम? अगर वो होगा कम, तो वो जो मुकाबला कर रहा था हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के साथ, क्या कर पाएगा? अगर नहीं कर पाएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस पे पड़ेगा? वाल पे पड़ेगा। तो ये जो पानी रुक रहा था, क्या रुकेगा कि लीक हो जाएगा? जब वो लीक हो जाएगा, किससे? कैपिलरीज से। जब कैपिलरी से लीक हो जाएगा तो टिश्यू फ्लूइड बाहर आ जाएगा, किसमें? बिटवीन द टिश्यूज। वो टिश्यूज के बिटवीन आ जाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं एडिमा। क्या बोलते हैं इसको? तो इसका मकसद ये होगा कि जिस बंदे में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होगी, उसमें दूसरी चीज क्या होगी? एडिमा होगा। एडिमा होगा कहाँ? एंकल के अराउंड, आंखों के अराउंड। फिर ये आंखों के अराउंड की पेट में भी पानी भर जाएगा मुख्तलिफ जगहों पे। तो पेशेंट एडिमा के साथ आएगा। पेशेंट आपके पास जब आएगा ना, इन कंप्लेंट्स के साथ नहीं आएगा। पेशेंट आएगा इस कंप्लेन के साथ, सूजन के साथ आएगा। सुबह को उठेगा, वो बोलेगा सर मुझे दोनों पाँव में सूजन हो जाती है, आंखों के अराउंड, पेरी आर्बिटल, इधर फेस पर, फेस पफीनेस हो जाएगी, हाथ, ये इस किस्म की ओवरऑल उसको जनरलाइज्ड एडिमा होगी, किसी एक जगह नहीं होगी, थ्रू आउट। तो पेशेंट एडिमा के साथ आएगा। आप देखेंगे यंग पेशेंट है, ये मसला है, ये फलां है, और कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो इसको नहीं होगा, ये मसला होगा इसको, एडिमा। और एडिमा की आप वजह जानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? इसको यूरिन डीआर, और उसके साथ साथ आप उसकी ब्लड सीपी, या ब्लड सीपी से भी पहले जो चीज़ होगी, एक यूरिन डीआर कराएंगे, और दूसरा उसका सीरम के अंदर एल्ब्यूमिन देखेंगे। और एल्ब्यूमिन जो है तकरीबन 4 ग्राम के आसपास होता है एल्ब्यूमिन इसमें। अगर इसके अंदर 24 आवर, पहले तो यूरिन डीआर कराएंगे, उधर आएगा 4+, फॉर एग्जाम्पल आ सकता है 3+, 4+, 2+, माने इसका मकसद यूरिन में एल्ब्यूमिन आ ही आ रहा है, वो तो आ रहा है। अब कितना आ रहा है उसके लिए 24 आवर, और साथ साथ सिर्फ 24 आवर के प्लाज्मा में भी देखेंगे। क्या एक्सपेक्ट करते हो? यहाँ से रिपोर्ट आ गई है 3 से 3.5 ग्राम से ज़्यादा है, तो एल्ब्यूमिन में क्या एक्सपेक्ट करते हो कि प्लाज्मा में क्या होगा? बढ़ा हुआ, सेम, डाउन? तो डाउन होगा। और इधर आप देखेंगे कि ये डाउन होगा, ये आपको बोलेगा कि ये 2.5 से भी कम है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया है, और उसका असर क्या पड़ेगा? एडिमा होगी इसको। तो एडिमा बिकॉज ऑफ हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ यूरिन इन, लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, एल्ब्यूमिनूरिया, प्रोटीनूरिया। अगर ऐसा हो जाए, और कितना हो जाए? 3.5 ग्राम से अगर ज्यादा हो जाए, तो फिर हम ऐसी चीज को कहते हैं, ये किस वजह से हुआ है? हुआ तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से, लेकिन फिर ऐसी चीज को हम बोलते हैं सिंड्रोम, और इसको हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर ये 3.5 ग्राम से कम है तो फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम फिलहाल नहीं कहेंगे इसको। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की क्या क्राइटेरिया है? इट शुड बी मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे, 24 आवर। पर डे का कैसे पता चलेगा? 24 आवर्स की आप करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये, अब ये तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये सिर्फ नाम डाल रहे हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अलावा टिब्यूल्स में भी गड़बड़ें हो सकती हैं, समझ रहे? टिब्यूल्स में भी गड़बड़ हो सकती है, और टिब्यूल्स में अगर गड़बड़ हो गई तो फिर 2 काम खराब होंगे आपके। यहां गड़बड़ हुई तो क्या होगा? प्रोटीन का लॉस होगा, समझ गए? प्रोटीन का लॉस होगा। और अगर ये प्रोटीन का लॉस होगा, और आगे चल के आप देखेंगे कि मसला है क्या? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। कि इसके साथ साथ क्योंकि इन्फ्लेमेशन जारी है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है ना, वो है इम्यून कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना आप? ऑटो इम्यून का मकसद ये होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के मकसद ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर कोई एंटीजन है, आपको नहीं पता और हमें भी नहीं पता कौन सी एंटीजन है, कहाँ है। उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, अच्छी बात है। एंटीबॉडी आई, एंटीजन को ख़त्म किया, जान छूट गई, ख़त्म है। वो जितना भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एक्सक्रीट होकर ख़त्म हो जाएगा, जंग ख़त्म।
लेकिन कुछ लोगों में होता यह है कि उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हमेशा के लिए अंदर रह जाता है। भाई एक चोर आया आपके घर, आपने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उस चोर को पकड़ा और चली गई, ऐसे ही होना चाहिए ना। अगर वो पुलिस वाला आया, चोर को पकड़ा और दोनों ही तुम्हारे घर में रह गए तो ये अच्छी बात है क्या? आप पुलिस अच्छी बात है, मैंने फ़ोन किया, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस जल्दी आ गई, और चलो चोर का आना तो बुरा है, लेकिन पुलिस मेरे काम पे एकदम से फ़ोन कॉल पे फ़ौरन पहुंच गई पुलिस। फिर पुलिस पहुंच गई तो वो पुलिस वाला उसको पकड़ के डाले में बिठा के ले जाए ना यहाँ से, या ये दोनों मेरे घर में रहे अगले 2 साल तक। और ये है तुम्हारा ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। यानी इम्यूनिटी बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन ये इम्पेयरमेंट है, ये डिजीज़ है। और वो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, तो जो बनेंगे तो वो बॉडी में घूमेंगे, वो जो बॉडी में घूमेंगे तो तुम्हारे आर्गन्स को डैमेज करेंगे। ये जो पुलिस वाला और चोर दोनों ही रह रहे हैं, तो बड़े आराम से तुम उनके साथ रहते रहोगे, या किसी भी वक्त तुम्हारे बेडरूम में, तुम्हारे किचन में आके बैठ जाएंगे वो। तो यही वो हाल होगा इस ग्लोमेरुलस का। ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन के ये क्या करेंगे, ये ऐसे आ जाएंगे और ये इस तरीके से। आप बोले सर वो ये एंटीजन कहाँ से आई? भाई मुझे कुछ पता नहीं ये कहाँ से आई, बस आ गई है, तुम्हारा मसला है, ये हो गया है। ये कुछ लोगों को होता है, ये इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ये बहुत सारी जो आपने देखी, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये फलां, ये क्या है? ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है। ये किस्मत है आपकी, बस किसी को हो गया। अब मसला ये है कि किसी को हो गया करके चुप नहीं करके बैठ जाएंगे, डैमेज है, इस डैमेज को कम करना है आपको। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बैठ जाएंगे। ये पता तब चलेगा आपको जब ये सारे मसले हैं। हम समझते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी, इसको कैसे पता चलेगा? इसके लिए रीनल बायोप्सी करानी पड़ेगी, फिर हमें पता चलेगा कौन सी वाली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होगी। तो फाइनल डिसीजन कहाँ से होगा? रीनल बायोप्सी से। लेकिन पहले पता तो चले कि रीनल बायोप्सी करानी भी है कि नहीं। और वहाँ हमें पता चला कि क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जिसकी मेन वजह क्या होती होगी? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और वो क्यों होता है? ये वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, इडियोपैथिक है, इसका कोई काज नहीं है, ये किसी में भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। तो एक वर्ड आपने देखा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और दूसरा देखा आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसकी वजह से मैंने बताया कि सिर्फ ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व नहीं, ट्यूब्यूल्स भी इन्वॉल्व होंगे। और ट्यूब्यूल में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। समझ गए? रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। और रीअब्जॉर्प्शन में सबसे बड़ी रीअब्जॉर्प्शन किसकी होती है? ट्यूब्यूल्स के अंदर सबसे बड़ी रीअब्जॉर्प्शन किसकी होती है? वाटर की। क्योंकि वाटर ग्लोमेरुलस से कितना निकल गया था? 125 ml पर मिनट, यूरिन बनी 1 ml, तो 124 रास्ते में से रीअब्जॉर्ब हो गया ना। और अगर रीअब्जॉर्ब हो गया तो क्या कहते हो? अगर ट्यूब्यूल्स खराब हो गए हैं तो क्या रीअब्जॉर्प्शन बेटर होगी क्या? अगर रीअब्जॉर्प्शन बेटर नहीं होगी, तो रीअब्जॉर्प्शन जो बेटर नहीं होगी तो फिर यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन वो जो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो यूरिन फिर कंसंट्रेटेड होगी कि डाइल्यूट होगी? डाइल्यूट होगी यूरिन, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और यूरिन का वॉल्यूम अगर बढ़ गया, रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस किस्म के मसले होंगे। तो यूरिन में आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होगी। फिर यही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आप देखें रास्ते में क्या सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी कि कुछ और चीज़ें सीक्रेट भी हो रही थी? क्योंकि प्लाज्मा से चीज़ों को साफ करने के 2 तरीके हैं, या तो तुम ग्लोमेरुलस से फिल्टर कराओ, या रास्ते में उसको सीक्रेट करवाओ। तो क्या सीक्रेशन बेटर होगी कि वो भी कम होगी? ख़ास तौर पे सीक्रेट होता था हमारा हाइड्रोजन आयंस जो हमारे बनते हैं, वो सीक्रेट होते हैं कहाँ से? ट्यूब्यूल से। क्या वो बेटर सीक्रेट होंगे क्या? तो इसका मकसद ये है कि ये जमा होंगे कि नहीं। ये हाइड्रोजन आयंस अगर तुम्हारे प्लाज्मा में जमा हुए तो उससे क्या हो जाएगी? एसिडोसिस हो जाएगी। इससे क्या होगा? एसिडोसिस हो जाएगी। और प्लाज्मा की एसिडोसिस, इसका मकसद है कि यू विल हैव मेटाबॉलिक रीनल एसिडोसिस, आपको एसिडोसिस हो जाएगी। तो पेशेंट के अंदर आप देखेंगे कि एसिडोसिस होगी प्लाज्मा में, यूरिन में नहीं, क्योंकि यूरिन के अंदर H+ आ नहीं रहा है, सीक्रेट नहीं हो रहा है। ऐसा ही फिर यूरिन के अंदर पोटेशियम भी सीक्रेट होता है, वो भी नहीं होगा अगर, तो पीछे पोटेशियम का वॉल्यूम, पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हाइपरकेलेमिया हो जाएगी, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो इसका मकसद ये है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में सिर्फ मसला प्रोटीन का नहीं, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी और इवन तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड भी, वो भी अल्टर हो जाएगा। लेकिन अगर 3.5 ग्राम पर डे से बढ़ जाए तो फिर हम इसका नाम डाल देते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो पेशेंट आता है ना हमारे पास, वो अमूमन आएगा सोइलिंग यानी इडिमा से, जनरलाइज इडिमा से।
तो एक वर्ड आपने देखा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दूसरा आपने देखा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब उसके बाद आप देखें कि एक और कंडीशन है, इसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। क्या जाहिर करता है पाइलोनेफ्राइटिस? लफ्ज से क्या मीनिंग लिया आपने? हाँ, पाइलोनेफ्राइटिस पायो नहीं है, ये पाइलोनेफ्राइटिस है। पाइलोनेफ्राइटिस का मकसद ये है कि जो रीनल पेल्विस है, ये क्या है? ये है रीनल पेल्विस, जो बाद में बनने वाली है क्या? यूरेटर। यही अंदर क्या थी? मेजर कैलेक्स। और यही मेजर कैलेक्स किसको ज्वाइन कर रही थी? माइनर कैलेक्स को। अगर इसकी और इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए ना, अगर इसकी इन्फ्लेमेशन, तो हम उसको कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलो मीन्स पेल्विस, नेफ्राइटिस मीन्स द किडनी, और किडनी में कौन? माइनर एंड मेजर कैलेसिस। इनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। और ये पाइलोनेफ्राइटिस इज लाइक दिस। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी इन्फ्लेमेशन होगी क्यों? ये इधर रीनल पेल्विस में या माइनर कैलेसिस में, इसको मिला के हम कहते हैं पेल्विकैलिसियल सिस्टम। पेल्विकैलिसियल सिस्टम का मतलब रीनल पेल्विस एंड उसके साथ कनेक्टेड मेजर एंड माइनर कैलेसिस। ये मेजर एंड माइनर कैलेसिस जुड़ के ये आपको बना देंगे क्या? पेल्विकैलिसियल सिस्टम। इसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, और इसकी इन्फ्लेमेशन का दो तरीके हैं यहां तक के इन्फ्लेमेशन होने के, और इन्फ्लेमेशन होने का सबसे बड़ा जो यहां पर काज है वो है बैक्टीरिया। आप बोलेंगे सर यहां बैक्टीरिया कैसे पहुंचा? कहां से पहुंचा? यहां बैक्टीरिया पहुंचने का एक तरीका तो यह है कि ये जो यूरेटर है ये किसके साथ कनेक्ट है? और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के साथ। और यूरेथ्रा कहां खुल रहा है? बाहर, आउटसाइड। अगर यूरेथ्रा में कोई इंफेक्शन है, वो बैक्टीरिया ऊपर असेंड कर सकता है कि नहीं? आएगा किधर? ब्लैडर में। ब्लैडर में आके और ऊपर चढ़ेगा और यहां तक आ सकता है। इसको कहते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन। क्या कहते हैं इसको? असेंडिंग इन्फेक्शन। जरूरी नहीं कि यहां पहुंचे, हो सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर तक ही रहे। देन यू विल हैव द इन्फ्लेमेशन ऑफ ओनली ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। फिर हम कहेंगे कि भाई उसको हो गया है सिस्टाइटिस। ब्लैडर को कहते हैं सिस्ट और इन्फ्लेमेशन को कहते हैं सिस्टाइटिस। यूरिनरी ब्लैडर इतना मशहूर है कि हम सिर्फ कह देते हैं ना सिस्टाइटिस, तो समझ लो कि यूरिनरी ब्लैडर है, हालांकि है ब्लैडर। सिस्टाइटिस वर्ड पड़ता है ब्लैडर के लिए। तो हम कहें ना यूरिनरी सिस्टाइटिस, बोलें कि नहीं बोलें? हम सिर्फ बोल देते हैं सिस्टाइटिस, सभी समझ जाते हैं कि ये यही ब्लैडर है। हालांकि एक ब्लैडर और भी है, गाल ब्लैडर। तो मैं कह दूं ना, वहां पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो मैं बोल दूं ना उसको भी सिस्टाइटिस, लेकिन वो इतना मशहूर नहीं है। सिस्टाइटिस दो जगहों पे मैं डाल नहीं सकता। जो मशहूर है उसके लिए मैंने डाल दिया, जो इतना मशहूर नहीं है बोलेंगे उसको भी सिस्टाइटिस, क्योंकि ब्लैडर तो है ना, लेकिन क्योंकि उसके अंदर बाइल होती है तो बाइल को कोली कहते हैं, तो हम ये वर्ड डालेंगे, फिर बोलेंगे कोलिसिस्टाइटिस। उधर नहीं बोलेंगे सिस्टाइटिस, वो इतना मशहूर नहीं है। आप इतने मशहूर नहीं है कि खत आ जाए कि फलां को दे दो हैदराबाद में, तो इतने मशहूर हैं कि आपके मोहल्ले में घर में आके देगा, ऐसा नहीं होगा। वो बाकायदा लिखा हुआ होगा फलां घर फलां इसमें, तब जाके आपको मिलेगा लेटर। आप हैं, आपको आसिफ जरदारी नहीं है कि आपको आके दे जाएंगे। आसिफ जरदारी के लिए तो आ जाएगा ऐसे, तो उसको तो जाके वो घर में आके देंगे, वो इतना मशहूर है। आप नहीं है इतने मशहूर। तो जहाँ ब्लैडर इतना मशहूर है, यूरिनरी ब्लैडर इतना मशहूर है कि तुमने बोल दिया सिस्टाइटिस, तो समझ गो यही होगा सिस्टाइटिस। लेकिन अगर इसके लिए बोलोगे तो फिर तुम्हें कोली वर्ड डालना पड़ेगा, फिर कोलिसिस्टाइटिस। तो इसका मकसद है कि ये क्या है? ये यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है जिसके अंदर ये हुआ है। वो ये किधर से आया है? यूरिनरी ब्लैडर का ये बैक्टीरिया कहाँ से आया है? ये बाहर से, यूरेथ्रा से।
और यूरेथ्रा में किधर से आया है? यूरेथ्रा में, क्योंकि मेल का यूरेथ्रा बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि वो पेनिस में ट्रेवल करता है और पेनिस की टिप जो है वो बहुत दूर होती है सरफेस से, इसलिए सरफेस का कोई बैक्टीरिया यूरेथ्रा में मेल में एंटर हो नहीं सकता। बड़ा डिफिकल्ट है, न होने के बराबर है। 100 में से 2 पेशेंट मुश्किल से मिलेंगे, और 100 में से ये 2 मिलेंगे तो 98% कौन होगा? फीमेल होगा। वजह उसकी, फीमेल का यूरेथ्रा बहुत शॉर्ट है, फीमेल का यूरेथ्रा सरफेस पे होता है, वो फीमेल का यूरेथ्रा एनएस के करीब है, और एनएस में होता है फीसिस, और फीसिस में होते हैं करोड़ों अरबों बैक्टीरिया जो जीआईटी के लिए तो नॉर्मल होते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन यही अगर उनमें से कुछ यूरेथ्रा में एंटर हो जाए तो वहाँ प्रॉब्लम करेंगे। हो सकता है कि यूरेथ्रा की कोई डिजीज कर दे, यूरेथ्राइटिस, और थोड़ा सा और मूड हो जाए तो सिस्टाइटिस, और अगर और चढ़े तो यूरेट्राइटिस, यूरेटर की इन्फ्लेमेशन, और अगर किस्मत ख़राब है तो पाइलोनेफ्राइटिस। तो कहाँ से आया ये बाहर से आया। असेंडिंग इन्फेक्शन कहते हैं इसको, और असेंडिंग इन्फेक्शन में ये इन्वॉल्व हो गया, और ये इन्वॉल्व हो गया तो फिर क्या होगा? यहाँ ज़ाहिर है क्या होगा? इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन में अगर बैक्टीरिया खतरनाक है, यहाँ पस वगैरह बन गई तो फिर यूरिन में पस भी आएगी, यहाँ पर डैमेज होगा तो आरबीसी भी आएंगे। जो नॉर्मली यूरिन डीआर कराओगे तो पता चलेगा कि ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। उसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर आपको आरबीसी भी मिलेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लड भी मिल सकता है, और अगर ब्लड यूरिन में अपीयर हो तो फिर हम इसको कहते हैं हेमेचूरिया, इसका आदि। और अगर पस आ जाए ना तो बोलते हैं पायूरिया, पस इन द यूरिन। ऐसा क्या होता है क्या नॉर्मली? नहीं, इसमें है। उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा? वहाँ आपको मिलेगा कि पर मिलीलीटर आपको बैक्टीरिया की क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिलेगी, पस सेल्स भी बहुत सारे मिलेंगे। तो यूरिन डीआर से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और अगर इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट है वो फीमेल में ज़्यादा है, उसको सिंपली कहते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की एक मेन वजह क्या है? मेन वजह है असेंडिंग इन्फेक्शन, असेंडिंग इन्फेक्शन जिसकी वजह से ये ऊपर आया है। और असेंडिंग इन्फेक्शन कुछ भी कर सकती है, अगर इतना ऊपर चला गया तो फिर यहाँ ये भी हो सकता है, इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और अगर आपने पाइलोनेफ्राइटिस को अगर ट्रीट नहीं किया जल्दी, वैसे तो जल्दी करेंगे ही क्योंकि ये ज़ाहिर इन्फ्लेमेशन है, इसमें आपको पेशेंट आएगा बुखार के साथ, क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन से क्या होगा? फीवर होगा, बॉडी एक होगा, फीवर होगा, और मुसलसल ये चलता रहेगा, और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि बर्निंग मिक्चुरेशन भी होगी, उसको पेशाब आने में उसको जलन भी फील होगी। तो ये सारी चीज़ें इन सिम्टम्स के साथ ज़्यादातर आएंगी कौन? 100 में से कोई 98% फीमेल। और इसका मेन वजह क्या होगी? मेन वजह यही होगी, और इसके साथ साथ ये तो होगा ही। तो यहाँ ये इस सिलसिले में इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। एक वो जो एक्यूट होती है, जो अभी जो 4-6 दिन पहले थी नहीं और अब हुई है, इसको एक्यूट कहते हैं, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। और एक होती है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्रॉनिक जो लंबी ड्यूरेशन तक, वो बोलेगा कि ये कभी होती है कभी नहीं, कभी होती है, ये 6-8-10 महीने से सिलसिला चल रहा है, इसको बोलेंगे क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस। और ये क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस जिसको इतने महीने हो गए हैं, तो समझ लो कि ये इस तरीके से इन्वॉल्व होके ये बाहर होते हुए किडनी को भी डैमेज करना शुरू कर दिया इसने, क्योंकि ये सिर्फ पेल्वी यूरेट्रिक जो पेल्विस और कैलेसियल सिस्टम तक होगी कि ये किडनी को भी डैमेज करेगी, तो वहाँ भी कोई एब्सेस या कोई पस कलेक्शन ये सारी करेगी और किडनी को डैमेज करना शुरू करेगी। और किडनी को डैमेज करेगी, फ्लैंक में पेन भी होगा, बुखार भी होगा, और साथ में आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो इतना बड़ा वहाँ पर पस का शेडो नज़र आएगा, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर, तो इसको फिर आपको एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन उसको हम कहा कि ट्रीटमेंट वगैरह, इसकी पैथोलॉजी क्या गड़बड़ होगी, ये तो फिर आप आगे चल के पैथोलॉजी में देखेंगे आप अपने 2nd-3rd ईयर में। लेकिन आपको पता तो हो ना कि है क्या मसला। ये आपको इन सेमेस्टर्स में 1st और 2nd सेमेस्टर में ये देखने होते हैं। तो यहाँ पर जनरली ये आपने देखा, लेकिन ये नहीं समझना कि सिर्फ ये असेंडिंग इन्फेक्शन से ही होता है, ये वाया ब्लड भी बैक्टीरिया आ सकते हैं यहाँ पर। हेमेटोजेनस स्प्रेड जिसको हम कहते हैं ना, थ्रू ब्लड। आप सर ब्लड से क्यों? मेरे बॉडी में कौन से बैक्टीरिया हैं? अगर हो तो, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई लंग डिजीज़ है, लंग में अगर फॉर एग्जांपल कोई नमूनिया है, या कोई आपको जीआईटी की कोई डिजीज़ है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपको, और आपकी इम्यूनिटी अगर कम है, तो वो बैक्टीरिया वहीं लोकलाइज रहेंगे कि ब्लड में भी घुस सकते हैं। अगर ब्लड में घुस सकते हैं तो आर्गन में कहीं भी जा सकते हैं। खासतौर पर किस आर्गन में जाएंगे? जहाँ ब्लड ज़्यादा जाता है, और आपको पता है कि ब्लड सबसे ज़्यादा
किडनीज में जाता है तो बैक्टीरिया की भी बड़ी क्वांटिटी इधर आएगी। अब की बार असेंडिंग इन्फेक्शन हुई है कि थ्रू ब्लड मिला है आपको, यानी प्राइमरी कहीं और इन्फेक्शन है और वो वहां ब्लड में बैक्टीरिया एंटर होके यहां पहुंचा है। ये हेमेटोजेनस स्प्रेड कहलाती है। हेमेटो माने ब्लड के थ्रू इन्फ्लेमेशन, प्राइमरी कहीं और है, वो वहां से फैल के यहां आया है। आपने देखा है जिन पेशेंट्स को, उमूमन बच्चों को खास तौर पे जिनको टाइफाइड हो जाती है, टाइफाइड आपने सुना होगा, ये टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो इंटेस्टीन में, ये बेसिकली इंटेस्टीन में होती है। बच्चे को बुखार हो गया, ये वो स्टूल में पास हो रहा है बैक्टीरिया, बच्चे को बुखार है, बड़ा बुखार जिसको मुंह में बोलते हैं, ये आपका टाइफाइड है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया जो टाइफाइड है, ये टाइफाइड बैक्टीरिया ब्लड में अंदर घुस के बॉडी में फैल जाता है, और ये बॉडी में फैल के अब बच्चे की किस्मत पर है, अगर वो ना ब्रेन के मेनिंजीज में चला गया तो उसको मेनिंजाइटिस हो जाएगी, गर्दन ट्रोड़ बुखार। कहाँ वो पेट की बीमारी और उसने कर दी ये, और कभी उसमें से होता हुआ कान में आ जाएगा, और वो कान की बीमारी यानी उसके अंदर ईयर की इन्फेक्शन हो जाएगी, और पता चलता है वो टाइफाइड का जो बच्चा है उसके कान से पीप बह रही होती है। ये यहाँ अंदर कैसे घुसा? ब्लड से आया। प्राइमरी कहाँ? ब्लड के अंदर, और सेकेंडरी डिजीज़ फिर उसकी किस्मत है, कहीं कहीं लंग में चला गया तो नमूनिया कर देगा, कहीं ब्रेन के मेनिंजीज तक चला गया तो मेनिंजाइटिस कर देगा, और कान में चला गया तो कान की इन्फेक्शन कर देगा, जिसको ओटाइटिस कहते हैं, खासतौर पर मिडिल ईयर में जिसको ओटाइटिस मीडिया कहते हो, इनमें चला जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली कार्ड, तो हम इसको कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर हमने देखा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब उसके बाद एक चीज़ देखें, ये यहाँ पर हमने देखा, अब ऐसे भी नहीं है कि फीमेल में 98% यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो जहाँ फीमेल को कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तो वहाँ मेल को भी है, तो घबराएं नहीं, अब मेल को मुसीबत आने वाली है। यहाँ पर ये जो यूरिनरी, ये जो यूरेथ्रा यहाँ से पास हुआ है, अभी अभी यूरिनरी ब्लैडर से निकला है, एकदम से यूरिनरी ब्लैडर से निकलने के बाद इसको सराउंड कर देगा वो ग्लैंड जो सिर्फ मेल में है। कौन? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, उसको सिर्फ प्रोस्टेट बोलते हैं, वो ग्लैंड ही है, तो ग्लैंड लफ्ज पीछे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रोस्टेट बोलते हैं तो समझ जाएंगे सारे। और फिर प्रोस्टेट को छोड़ेगा तो आगे यूरेथ्रा कंटिन्यूस हो जाएगा और पेनिस में एंटर हो जाएगा। अगर किसी भी जगह पर इस यूरिन के आउटफ्लो को कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाए, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट आपको पता है कि 50+ के लोगों को हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सबको हो, लेकिन हो सकती है। अगर ये इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो जाए, या खुदा न खास्ता प्रोस्टेट का कोई कैंसर हो गया, सीए प्रोस्टेट, कार्सिनोमा प्रोस्टेट, कैंसर प्रोस्टेट का, तो जब ये प्रोस्टेट का कैंसर होगा तो सिर्फ बाहर ही फैलेगा कि यूरेथ्रा पर प्रेशर डालेगा तो आउटफ्लो यूरिन का ईजी हो जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्ट होगा? अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो इसका असर यूरिनरी ब्लैडर पे क्या पड़ेगा? बढ़ जाएगा, माना उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, इसकी साइज कि दोनों यूरेटर की साइज भी, क्योंकि जब आप पानी एक जगह रोकेंगे तो पीछे हर जगह जहां से आ रहा है वहां जमा होगा, जब जमा होगा तो ये इस साइज में रहेगा, इसकी साइज बढ़ जाएगी, सिर्फ इसकी कि पेल्विस की भी और कैलिसिस की भी, ये सार नो ओवरऑल, क्या किडनी की नहीं, एक की कि दोनों की? एक या दो? दोनों, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर पे जो मसला है दोनों को। और अगर इसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन वहाँ हो जाए और इसकी साइज इंक्रीज हो जाए तो फिर ऐसी चीज़ को हम कहते हैं किडनी को हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर मीन्स यूरिन, हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है कि यूरेटर भी बड़ा है? तो इसको कहते हैं हाइड्रो यूरेटर। यूनिलेटरल के बायलेटरल? बायलेटरल। क्यों? क्योंकि गड़बड़ इधर है। चलो प्रोस्टेट में नहीं है कोई गड़बड़, आगे यूरेथ्रा में हो गई है गड़बड़, कोई इन्फेक्शन हो गई। यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, 2% ही सही। जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, कोई ऐसी इन्फेक्शन जो फीमेल में इन्फेक्शन हो, उसके हस्बैंड को भी लग गई हो, क्योंकि फीमेल की जो इन्फेक्शन है, जो जेनिटल इन्फेक्शंस होती हैं फीमेल की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, तो सेक्स के दौरान वो उस मेल को भी लग गई, उसके यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गई। और यूरेथ्रा में जब इन्फेक्शन हो जाएगी तो उसमें पस, और पस के बाद वो यूरेथ्रा आस्ते आस्ते ब्लॉक हो जाएगा। अगर ब्लॉक हो गया तो प्रोस्टेट तो ठीक है, लेकिन यूरेथ्रा में ब्लॉकेड है तो फिर वही सेम मसले, यहाँ ब्लॉक, इधर ब्लॉक, दोनों यूरेटर, दोनों किडनीज।
समझ गए, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस। लेकिन अगर मसला यूरिनरी ब्लैडर में है तब भी सेम, प्रोस्टेट भी नहीं कोई प्रॉब्लम, यूरेथ्रा में भी नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में मसला हो गया है सिस्टाइटिस, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन, या यूरिनरी ब्लैडर का कोई ट्यूमर हो गया जैसे कोई कैंसर वगैरह या, तो ये दोनों सुराख बंद हो जाएंगे। तो नंबर 1 तो आप देखेंगे फिर यूरेटर। लेकिन अगर प्रॉब्लम ही सिर्फ यूरेटर में है तो अब बायलेटरल के यूनिलेटरल, अब बायलेटरल ब्लॉक ये होगा तो वो भी नाराज हो जाएगी कि जब मेरा, क्योंकि ये लेफ्ट वाला राइट वाला जो ब्लॉक हो गया है तो मैं ब्लॉक तो नहीं हूँ, फिर मैं भी हो जाती हूँ मोटा, उसको देख के हो जाएगी क्या ऐसे? नहीं, जाहिर है उसको देख के नहीं होगी। खुदा न खास्ता अगर एक बंदा बैठा हुआ है उसके ऊपर छत आगे गिरती है तो साथ वाला कहेगा कि उसके ऊपर गिरी है, मैं भी सारा पकड़ के ऊपर लाद दूँ और मैं अपना सर तोड़ दूँ, ऐसे होगा क्या? नहीं। तो जाहिर है डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पर ऑब्स्ट्रक्शन है, या आउटफ्लो की वजह से क्या हो जाएगा किडनी, और ये जो किडनी ऐसे बलून की तरह फूक जाएगी तो इसके जो अंदर ग्लोमेरुला वगैरह हैं क्या ये प्रेशर फील नहीं करेंगे? क्या वो खुल जाएंगे कि ब्लॉक हो जाएंगे वो? तो इससे पेशेंट खुल जाएंगे। अंदर जो मैं हवा भरूंगा तो ये जो आपके ग्लोमेरुला हैं इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? तो वो ऐसे जो स्क्वीज हो जाएंगे तो उसके अंदर फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी। जब उसके अंदर फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी तो जो वेस्ट मटेरियल तुम्हारा घूम रहा है क्या फिल्टर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये जो क्रिटिनिन, ये जो यूरिया, और ये जो निकलने वाले थे क्या निकलेंगे यहाँ पर? तो आपकी यूरिया लेवल इंक्रीज हो जाएगी सीरम में, आपकी क्रिटिनिन लेवल बढ़ जाएगी। समझ गए? अगर यहाँ पर इस किस्म की बातें हो गई तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस को अगर जल्दी तुमने ट्रीटमेंट नहीं की, कैसे करोगे? कहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन खत्म करोगे? आप जाके इन्वेस्टिगेशन कराओ कि है ब्लॉकेड किधर, वहाँ का ब्लॉकेड। जैसे ट्यूमर है तो ट्यूमर का इलाज करो, प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट का इलाज करो, और जैसे इलाज करोगे तो उसका फ्लो आप सही हो जाएगा। और अगर ये डैमेज नहीं हुआ है तो ये दोबारा आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाएगा। जितना जल्दी करो उतना अच्छा है, वरना क्या होगा, पेशेंट रीनल फेलियर में चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्या? हाइड्रोनेफ्रोसिस। फिर आपने देखा होगा, एक और वर्ड सुना होगा कि भाई ये इसका किडनी फेलियर हो गया है, रीनल फेलियर सुना होगा ना आपने। ये रीनल फेलियर क्या होता है? ये रीनल फेलियर वो जो फंक्शन है किडनी का वो इम्पेयर हो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है, जो उसके काम है वो नहीं कर रही है, इसी को फेलियर कहते हैं ना। कोई फेल हो जाता है एग्जाम में तो क्या मतलब होता है? उसको जो पास होने वाले नंबर लेने थे वो नहीं लिया उसने, सिंपल, इतनी तो छोटी सी चीज़ है फेल होना। फेल होना में क्या होता है? क्या फेल होने में कोई आदमी फोत हो जाता है क्या? क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा फेल ही तो होना होता है। क्या होना होता है? थोड़े नंबर कम लेने होते हैं बस। पास होते हैं 50 पे, 2 कम लेने होते हैं बस, या 1 कम लेना होता है। 49 पे आराम से आदमी फेल हो जाता है। फेल हो जाता है, फोत नहीं हो जाता। ये और बात है कि दुख फोत जैसा होता है, लेकिन आदमी सिर्फ फेल होता है। तो यहाँ पर भी किडनी फेल हो गई है, लेकिन यहाँ का फेल होना फोत होना है। ये नहीं कि भाई फेल ही तो हो गई है, किडनी तो फेल हो गई है, कि ब्रेन थोड़ी ना फेल हुआ है। वो किडनी फेल हुई है तो वो निकाल रही थी क्रिटिनिन, वो निकाल रही थी यूरिया, वो निकाल रही थी और गंदगियाँ, वो गंदगियाँ निकलेंगी नहीं। ये नहीं कि सिर्फ सर बेसिक किचन का ड्रेन जो है ये तो ब्लॉक हुआ है, बाकी घर तो सही है बिल्कुल। वो जो किचन का ड्रेन ब्लॉक हुआ है तो उसकी सारी गंदगियाँ फिर पीछे आ रही हैं, वो पीछे आ रही हैं, तो अब सिर्फ किचन अब इन्वॉल्व नहीं हुआ है, बेडरूम भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये किडनी वो चीज़ है जिसका फेलियर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर किडनी फेल हो गए तो अल्लाह ताला ने 2 किडनीज दी हैं, अगर एक में डैमेज है, वो फेल हो रही है, तो फिर दूसरी आपको काम देती रहेगी। ये 2 इसलिए भी दी हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जो दोनों किडनीज को इन्वॉल्व कर रही है, तो फिर आप अपने ऊपर से आप समझ लो कि अब आप इसका कोई हल ही नहीं है, सवाए इसके यहाँ बुलावा आ गया, आपका बुलावा आ गया है, या आपको रेस्क्यू के लिए कोई और आ जाए, वो आपको अपनी 2 किडनीज में से एक किडनी दे दे, वो है फिर रीनल ट्रांसप्लांटेशन। पहले तो मैच करे, क्योंकि वो किडनी जो है ऐसे नहीं है किसी की निकाल के आप डाल दें, ऐसे नहीं है, तो ज़ाहिर उसकी मैचिंग हो, ये सारा कुछ हो, और इसके बाद आप रीनल ट्रांसप्लांटेशन से आप अपनी ज़िंदगी भी बिल्कुल आराम से गुजार सकते हैं, और वो एक देने के बाद भी वैसे ही नॉर्मल गुजार सकता है, अनटिल के उसकी वो किडनी डैमेज होना ना शुरू हो जाए बाद में। तो फिर समझ लो कि फिर उसको फिर एक और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। किडनी का कुछ हिस्सा आप नहीं दे सकते, कुछ हिस्सा लिवर की तरह दे देते तो ये और आसानी हो जाती, ऐसा नहीं कर सकते, आपको किडनी पूरी देनी है। ये लिवर की तरह नहीं है कि लिवर का पीस काट के आप दूसरे में लगा देंगे और वो वहाँ ग्रो करके, ये इत्तेफाक से ये सहूलत किडनी के साथ नहीं है, लिवर में है।
लिवर में आपके पास पूरा नॉर्मल लिवर है, मैच अगर कर गया तो लिवर का एक पीस निकाल के आप दूसरे में लगा देंगे। आप कहेंगे वो इतने थोड़े से लिवर से क्या काम हो जाएगा उसका? नहीं, वो जो लगाएंगे ना वहाँ पर, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके पूरा लिवर बन जाएगा। आप समझेंगे जो उसका काटा है हमने वो उतना ही रहेगा, नहीं, वो भी फिलअप होके वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये लिवर को ये सहूलत हासिल है, बाकियों को नहीं है। अब देखिए जो आपके टिश्यू होते हैं ना, या मैं आपको बता दूं, बॉडी में टिश्यू 3 किस्म के होते हैं। एक जिनको हम कहते हैं लेबाइल टिश्यू। लेबाइल टिश्यू वो होते हैं जो मुसलसल मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मुसलसल मल्टीप्लाई होते रहते हैं। माने ये लाख में से दो से ये वो सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं माइटोसिस, मियोसिस नहीं, माइटोसिस। मियोसिस सिर्फ एक टाइप के सेल में होती है कायनात में, वो होती है जर्म सेल जिससे रिप्रोडक्शन होती है, सेक्स सेल्स में होती है, और किसी में नहीं होती मियोसिस, किसी में नहीं, मतलब लिटरली किसी में भी नहीं। ये होती है माइटोसिस, और वो होती है उन सेलों में जो होते हैं एपिथेलियल सेल्स, जैसे ये स्किन में एपिडर्मिस। ये जो आपके एपिडर्मिस है ना, ये 15 दिन में शेड होके नए आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। हर वो जगह जैसे माउथ में ये पहले वाले सेल्स जो हैं एपिथेलियल सेल्स, ये उतर जाएंगे, नए आ जाएंगे। तो इसका मतलब नए आ जाएंगे तो मल्टीप्लाई होते होंगे ना। तो इसका मकसद है कि अगर ये उतर भी गए ना, स्क्रैप जैसे एब्रेशन हो जाती है, उतर जाता है, दोबारा पता ही नहीं चलता, दोबारा रिपेयर होकर आ जाता है। ये लेबाइल सेल्स होते हैं। दूसरे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं यहाँ पर स्टेबल सेल्स। वो मल्टीप्लाई नॉर्मली तो होते ही नहीं है, लेकिन अगर उनको तुम काट दो ना तो वो रीफिल होने के लिए मल्टीप्लाई होके वो डेफिशिएंसी फिल करके फिर बंद हो जाते हैं। इनमें ये सलाहियत होती है। और ये 2 टाइप्स के ऐसे सेल्स हैं जो ऐसा करते हैं, इनको स्टेबल सेल्स कहते हैं। एक लिवर और एक होते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो आपने देखे होंगे, जो जीआईटी ब्लड वेसल्स वगैरह में, तो ब्लड वेसल कट जाएगी ना, दोबारा नहीं बन जाएगी। क्यों? स्मूथ मसल दोबारा आ जाएंगे। कटेंगे तो ऐसे नहीं कि मूड हो जाए कभी भी बन जाए तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो नुकसान है। तो अगर लिवर किसी को डोनेट करते हो तो डोनेट करके निकाल के नहीं देते उसको, आपका पीस काट के उसको दे देते हैं। वहाँ वो ग्रो करके पूरा हो जाता है, और तुम्हारी जो डेफिशिएंसी है वो अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे कंप्लीट हो जाएगी फिर बंद हो जाएगा, फर्दर ग्रो नहीं करेगा। वरना काट देते, चौथाई जो काट के दिया है वो क्या हो जाएगा, वो चौथाई भर जाएगा, क्योंकि अब मूड ही हो गया है कि अब ग्रो ही कर रहे हैं, तो पता चलेगा पूरा पेट ही भर दिया उसने। ऐसे नहीं होगा, जितना ज़ाया किया है उतना आ जाएगा, उसके बाद फिर ब्लॉक। इसको कहते हैं स्टेबल सेल्स। ये स्टेबल टिश्यू है। एक वो होता है जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। ये जो मिला है तुम्हें ज़िंदगी में, ये कभी अब दोबारा नहीं मिलेगा। एक दफ़ा गया तो ये गया, ये दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता। और जैसे 3 होते हैं, एक स्केलेटल मसल, एक कार्डियक मसल, एक न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू का कोई टुकड़ा अगर ज़ाया हो गया, जैसे स्ट्रोक वगैरह फालिज में, ये कभी नहीं आएगा। बस उस जगह पर फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा, नर्वस टिश्यू नहीं आएगा। हार्ट का कोई टुकड़ा, अगर हार्ट अटैक आ गया, मायोकार्ड इन्फार्क्शन जिसको बोलते हैं, एमआई हो गई है इसको, वो टुकड़ा उसका गया, अब ये दोबारा कभी नहीं आएगा। वरना तो ऐसा अगर दोबारा आ जाता तो लोग 10-10 हार्ट अटैक के बाद भी घूम रहे होते। एक नहीं झेल पाते लोग, दूसरे में तो फोती हो जाते। तो यहाँ पर वो दोबारा कभी नहीं आएगा। उस जगह पर कोई फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा। स्केलेटल मसल भी अगर एक दफ़ा डैमेज होके डेड हो गया तो वो टुकड़ा कभी, ये 3 टिश्यू कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जनरली किडनी, जो अभी आप ये कह रहे थे कि सर इसका टुकड़ा थोड़ा सा डाल दें तो काम करे, तो ये मेरी भी ख्वाहिश थी ऐसी, लेकिन ये है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है तो बस नहीं है। यही बहुत है कि अल्लाह ने 2 दी हुई हैं, और चांस है कि अगर किसी को रहम आ जाए तो 1 दे सकता है, या किसी का धोखे से निकाल लो, जो आजकल चल रहा है। सर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसकी किडनी भी तो यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, सारे ऑर्गन्स कर सकते हैं, लेकिन वो एक ख़ास पीरियड तक उसका आप निकाल के उसको दे सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कॉर्निया वगैरह है, आइज़ है, ये उसको 1 घंटे के अंदर अंदर, उस टाइम के अंदर अंदर अगर उसके निकाल लेते हैं तो आप बहुत सारे ऑर्गन्स,
वो कहते हैं ना एक आदमी के मरने से कोई 20 आदमी जिंदा रह सकते हैं। तो बहुत सारे आर्गन्स, इवन हार्ट, ये वो सारी चीज़ें जो जिस जिसकी ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। दो कार्निया आप दो सकते हैं, एक कार्निया एक को, दूसरा दूसरे को। किडनीज दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें लोग डोनेट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये दिस इज एक्चुअली कॉल्ड हियर दी। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा, ये पाइलोनेफ्राइटिस और ये सारे हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह इस तरीके से यहाँ पर होगी। दूसरा आपने देखे होंगे किडनी स्टोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। स्टोन को कहते हैं कैलक्यूलस। ये कैलकुलेटर से निकला हुआ है वर्ड, ये कैलकुलेटर भी स्टोन से ही निकला हुआ है। कैलकुलेटर पर स्टोन का नाम क्यों डाला है? कैलकुलेटर का नाम नहीं है, कैलकुलेटर कैलकुलस से निकला हुआ है। कैलकुलस स्टोन को कहते हैं, पत्थर को। तो ये कैलकुलेटर पर ये नाम क्यों रखा है? ये गिनने के काम आते थे, पत्थरों से लोग गिनते थे। और कैलकुलेटर का भी काम क्या है? गिनना। अब तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन अब कैलकुलेटर का क्या काम होता है? कैलकुलेट करके गिनना। तो गिनने की वजह से उसका नाम भी पत्थर के ऊपर रखा हुआ है, कैलकुलेटर। तो यहां पर ये कैलकुलस है। क्या, कौन सा कैलकुलस? रीनल कैलकुलस। तो रीनल कैलकुलस में कैलकुलस जो बनेगा ना, तो आपने देखा कि ये यहां से वोमेंस कैप्सूल है, इधर से ये आप आ गए। अगर रीनल ट्यूब्यूल में कोई गड़बड़ है, उधर से आपकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है जल्दी जल्दी, वाटर की, सोल्यूट्स की नहीं हो रही है, तो जो यूरिन आगे बढ़ेगा वो होगा थोड़ा सा गाढ़ा, क्योंकि उसमें सोल्यूट ज़्यादा है। और गाढ़ा होगा तो पास कम होगा, और उधर से क्या होंगे? छोटे छोटी कंक्रीट किस्म के बनेंगे, छोटे छोटे माइक्रो कैलकुलाई बनेंगे। यानी वहाँ क्या होगा? सोल्यूट्स आपस में जुड़ेंगे तो थोड़ा सा सॉलिड से छोटे छोटे ये कंकर से बन जाएंगे। और कंकर जो बहते बहते कहाँ आएंगे? माइनर कैलेक्स में। और माइनर कैलेक्स से होते हुए मेजर में, और इधर उधर बड़े बड़े स्टोन्स आपको नजर आएंगे। और यहाँ से स्लिप हो गया तो रीनल पेल्विस में, और यहाँ से आ गया तो यूरेटर में। वो याद करें 3 कंस्ट्रक्शन थी वहाँ उसका। और अगर यहाँ से पास ही हो गए तो यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये रीनल कैलकुलस बहता हुआ कर। तो अगर रीनल कैलकुलस किडनी में है तो रीनल कैलकुलस, अगर यूरेटर में है तो यूरेटर कैलकुलस। और यूरेटर में आ गया तो आपको पता है ना यूरेटर कितना जोर से कंट्रैक्ट करता है। ये यूरेटर में जोर से कंट्रैक्ट करने के साथ क्या करेगा? उस स्टोन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इससे कंट्रैक्शन की वजह से आपको शदीद दर्द होगा। यूरेट्रिक कैलकुलस से यूँ समझ लो कि अगर यूरेट्रिक कैलकुलस यहाँ के कैलकुलस फंसा यहाँ पर यूरेटर में, तो फिर उस पेशेंट की चीखें मरीख पर सुनाई देंगी। इतना शदीद पेन होता है कि यूँ समझ लो कि वहाँ कोई बहादुर, कोई चंगेज़ खान भी होता ना अगर इतना दिलेर, तो उसकी भी चीखें आपको सुनाई देती हैं। आपको इतना शदीद पेन होता है कि पेशेंट बेड पे रोल करता है, ऐसे तड़पता है। इसलिए इसको हम कभी कभी रोलिंग पेन भी कहते हैं, यानी पेशेंट की चीखें निकलवा देगा, ये कितना भी दिलेर क्यों ना हो। तो यहाँ पर हमने ये इसको यूरेट्रिक कैलकुलस, ये यहाँ आ गया तो फिर यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में पेन नहीं कराएगा। हाँ ये है कि चलेंगे तो वाल को लगेगा, उसकी ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा रप्चर कर देगा, ब्लड ले आएगा, यहाँ पर यूरिन लाल आएगा, हेमेचूरिया, इन्फेक्शन हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो फिर रिटेंशन हो जाएगी। अगर यहाँ इस सुराख में फंस गया तो यूरिन आएगा ही नहीं, रिटेंशन ऑफ यूरिन। ये प्रॉब्लम यहाँ हो सकते हैं यहाँ पर। तो ये रीनल कैलकुलस है। कुछ लोगों में ये किडनी से नहीं आता, ब्लैडर में ही बनता है। प्राइमरीली किडनी से नहीं, ब्लैडर में ही बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी यूरिनरी स्टोन्स होते हैं। ऐसे यूरिनरी स्टोन्स को जो खास तौर पे कहाँ बना है, तो हम इसको कहते हैं वजाइकल कैलकुलस, वीसी। ये वीसी वाइस चांसलर नहीं है, ये है वजाइकल कैलकुलस। ये वजाइकल वर्ड ब्लैडर के लिए पड़ा हुआ है। आपसे अभी ब्लैडर के लिए तो वो सिस्ट वर्ड डाला था आपने। बीमारी अगर हो जाए तो फिर सिस्टाइटिस, फिर वेजिकलाइटिस नहीं, सिस्टाइटिस। लेकिन अगर कोई चीज़ ब्लैडर के साथ रिलेटेड है, ब्लैडर की आर्टरी, तो बोलेंगे वजाइकल आर्टरी, फिर सिस्टिक आर्टरी नहीं बोलेंगे उसको। तो क्या सिस्टिक आर्टरी नहीं है? सिस्टिक आर्टरी बॉडी में है, लेकिन वो सिस्टिक आर्टरी वो है जो गाल ब्लैडर को, तो आपको गाल ब्लैडर को भी तो कुछ, उसकी भी तो खुशामद करनी है ना। ये सिस्टिक वर्ड उस आर्टरी पे डाला है जो गाल ब्लैडर को सप्लाई कर रही है, इसके लिए नहीं, इसके लिए नाम डाला वजाइकल आर्टरी।
तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड हियर दी वेसिकल। तो ये हैं कैल्कुलाई। और ऐसे ही कुछ ट्यूमर्स भी होते हैं, कैंसर्स वगैरह। किडनी का एक ट्यूमर बड़ा कॉमन है। ट्यूमर्स, ट्यूमर का मकसद समझ रहे हैं ना आप? ट्यूमर्स जो नॉट नेसेसरली कैंसर्स, ट्यूमर्स जहाँ स्वेलिंग्स हो जाएं, कोई ऐसा मसला को ग्रोथ हो जाए, और अगर ग्रोथ को काट के फेंक दें और दोबारा ना हो तो उसको हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर्स। बेनाइन, कम नुकसानकार, मासूम। और एक होते हैं जिसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिनको हम कहते हैं कैंसर्स। तो किडनी का कैंसर बड़ा कॉमन है, उसको हम कहते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर को कहते हैं। तो रीनल सेल कार्सिनोमा, ऐसा ही कार्सिनोमा यूरेटर में तो खैर कम होता है, ब्लैडर में बड़ा कॉमन है, ब्लैडर के कार्सिनोमा। और फिर प्रोस्टेट के कार्सिनोमा बड़े कॉमन है। प्रोस्टेट के कार्सिनोमा ख़ास तौर पे 70 के बाद, एज 70 प्लस है तो वो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा इज़ वेरी कॉमन, बहुत मिलेंगे पेशेंट आपको। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। तो इनके ट्यूमर्स भी होते हैं। तो सम ट्यूमर्स, कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस, कहीं कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, कहीं कुछ स्टोन्स, ये मिला के कुछ यूरिनरी सिस्टम के कुछ डिजीजेज हैं जो जनरली आपको जहन में होनी चाहिए। और इनको लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये आपको आइडिया होना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि इनको लेके क्वेश्चंस प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर। तो दिस वाज योर यूरिनरी सिस्टम। इनको अच्छे तरीके से देख लो। इसकी वीडियो भी मैं भेज देता हूँ आपको, इसकी पावर पॉइंट भी भेज देता हूँ जो इस पे होगी, और इनको अच्छे तरीके से आप देख लें। एक ये सिस्टम और एक इससे पहले हमने किया रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दोनों का फिर मैं देखता हूँ किस दिन फिर हम इसका टेस्ट ले लेंगे यहाँ पर। जी जी, चलो ठीक है, 2 में कर लेंगे। चलो रेस्पिरेटरी कर लेना, बाद में यूरिनरी कर लेना। हम लोग इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट कर लेंगे द नर्वस सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करें। आप की बैच में एक जो पॉजिटिव पॉइंट मैंने देखी है वो ये है कि आपकी अटेंडेंस बहुत अच्छी है। दिस वेरी गुड थिंग कि लोग स्टूडेंट्स जो है ना वो अपनी क्लास मिस नहीं करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि पेशेंट पहले स्टूडेंट आए तो सही, पहले उसको घेर के लाएं, पहले लाना पड़ता है। और आप लोग आ जाते हैं, आपको भगाना पड़ता है। यहाँ आप आ जाते हैं, मकसद है आप सारी क्लास यहाँ पर मौजूद होती है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये बड़ी पॉजिटिव साइन है। क्योंकि नर्वस सिस्टम ऐसी चीज़ है, बाकियों में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नर्वस सिस्टम ऐसी चीज़ है कि एक जुमला दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक पूरी लिंक है, ये पूरी चेन है। चेन में अगर आपको 100 कड़ियाँ मिलेंगी तो हर कड़ी को स्ट्रांग होना है, क्योंकि आप उस चेन के साथ अगर किसी जानवर को लेके आ रहे हैं, कि भैंस को खींच के ला रहे हैं, तो उस 100 में से अगर एक कड़ी भी अगर वीक है तो समझ लो भैंस गई। आप जरा बहुत ज़बरदस्त मेरी चेन थी, चेन की एक कड़ी कमज़ोर थी, ऐसे आप लेते आएंगे, घर पहुंचेंगे तो आधा चेन होगा आपके हाथ में, आधा ही चेन, और एक भैंस गई आपकी। तो इसका मकसद है कि इसकी हर चेन का हर कड़ी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। कहीं पर आपने एक जुमला मिस किया तो आपका पूरा सिस्टम गया। ये नर्वस सिस्टम इतनी ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन अगर उसको आपने, लेकिन आपको एडवांटेज ये है कि आप यहाँ पर उसकी पावर पॉइंट हम देंगे, पढ़ाते हम हैं, जो हमने पढ़ाया वो आपको वीडियो भी दे देते हैं कि भाई आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन करो, जो भी है जिस टाइम चाहो पढ़ो, 10 दफ़ा 100 दफ़ा पढ़ें, जब समझ में आए पढ़ें। तो ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बेटर परफॉर्म करें। और नर्वस सिस्टम अगर आपका बहुत अच्छा हो गया ना अगर, तो फिर आप में से बहुत सारे लोग आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाएंगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में आधा जो आपका जो टेस्ट होगा ना वो नर्वस सिस्टम से होगा। जो आपका एंट्री टेस्ट होगा ना, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो आपको एंट्री टेस्ट वहाँ पे भी देना पड़ता है। सभी तो नहीं मुँह उठा के आएंगे, सबको पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला दे देंगे, उनको एंट्री टेस्ट में से डालेंगे और उसके आधे क्वेश्चन नर्वस सिस्टम पे होंगे। तो जिसका नर्वस सिस्टम अच्छा किया होगा वो कम्पीट करेगा, और कम्पीट करके वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इंटर हो जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन में इंटर हो जाएगा तो आगे उसकी आपको पता है कि अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसको आप इस तरीके से फॉलो करेंगे। तो अवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह 12 o'clock विल बी द नर्वस सिस्टम।